Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will start the new chapter of grade 12, that is electrochemistry. Students, it is the third chapter of physical chemistry and it is very important and easy chapter. So please watch the video carefully. Let us start our topic, that is electrochemistry. Students, the word electrochemistry comes from two words, electro and chemistry. Electro words means electricity and chemistry means chemical reactions. Actually, the electrochemistry is the branch of chemistry which deals with the relationship between electric energies and chemical changes takes place during redox reactions. क्या है ये? देखो, एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं उन रिडॉक्स रिएक्शंस की वजह से केमिकल चेंज होते हैं और उन केमिकल चेंज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इसी तरीके से अगर हम किसी कंपाउंड में या केमिकल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो भी केमिकल चेंजेस होते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन होती है। यानी रिडॉक्स रिएक्शन से केमिकल चेंज होते हैं और केमिकल चेंजेस से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और यही जो है रिवर्स डायरेक्शन में भी चल सकता है, यानी अगर हम किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो उसमें केमिकल चेंजेस होंगे और उसकी वजह से क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इसकी प्रैक्टिकली ये बहुत ही एप्लीकेबिलिटी है इसकी डे टू डे लाइफ के अंदर, क्योंकि केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में कि कैसे हम ये कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ अब इस इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल चेंजेस के बीच में कुछ टर्म्स आती हैं जो हमको पढ़नी पड़ेंगी। जब हम वो टर्म समझ में आ जाएंगी तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे एक बहुत ही कॉमन वर्ड जो हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ रखा है और वो है कंडक्टर्स। स्टूडेंट्स, हमको सबको पता है कंडक्टर्स क्या होते हैं। बहुत ही छोटी क्लासेस 6, 7, 8 से हम लोगों ने पढ़ रखा है कि कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंडक्टर्स जो होते हैं, अभी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि जो कंडक्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब तक हमने जो लोअर क्लासेस में पढ़ा है वो जनरली हमने मेटेलिक कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि कुछ मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि अधिकतर मेटल्स जो होते हैं जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इसमें से हमें पता है हमारे जो वायरिंग होती है जनरली वो किसकी होती है, कॉपर की होती है, क्योंकि कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर जो मेटल होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करते हैं। तो अगर हम देखें कि कॉपर का, सपोज करो कि हम कॉपर की बात करें तो हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो किसकी होती है, कॉपर की होती है। और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो कॉपर टूटता तो नहीं है, डिकम्पोज तो नहीं होता। तो पहला जो बात आज इसके अंदर हम पढ़ते हैं वो ये है कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते, बिना डिकम्पोज हुए उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। यानी कॉपर में इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद भी वो कॉपर ही रहता है, वो डिकम्पोज नहीं होता। साथ के साथ हम दूसरे कंडक्टर्स की बात भी करेंगे जिनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहते हैं, ताकि दोनों के कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर भी हो जाएं और दोनों के डिफरेंसेस भी हो जाएं। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करने से चीज़ें हमें अच्छी समझ में आती हैं और अच्छी सी याद भी होती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं दे फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। जैसे कॉपर है, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो डिकम्पोज नहीं होता। यहाँ पर जो है वो सब्सटेंस होता है वो डिकम्पोज हो जाता है। अब जैसे सपोज करो, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड ले लिया,
ठीक है। सोडियम क्लोराइड जब सॉलिड स्टेट में होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, लेकिन अगर ये मोल्टन स्टेट में है, मोल्टन स्टेट का मतलब क्या है, पिघली हुई स्थिति में है, या ये कौन सी स्टेट में है, एक्वस स्टेट में, यानी वाटर में डिसॉल्व्ड है, तो ये टूट जाता है, इट विल डिकम्पोज्ड इनटू इट्स आयंस। कौन से आयंस में, Na+ और Cl नेगेटिव आयंस में ये टूट जाता है। तो यहाँ अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो ये नहीं डिकम्पोज होता, लेकिन NaCl जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होती है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। यहाँ पर क्या होता है कि कॉपर गिव्स कॉपर +2 क्या बनता है आपका इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, क्योंकि कॉपर कौन है, मेटल, एंड मेटल हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है उसका कारण क्या होना है, इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसका कारण क्या आ जाएगा हमारा, ये जो है आयंस होंगे। ठीक है। तो दो बातें हमने पढ़ी इसके अंदर कि ये डिकम्पोज नहीं होते जबकि ये डिकम्पोज होते हैं। यहाँ पर कॉपर का वायर फ्लो नहीं करता, जबकि यहाँ पे सोडियम के आयंस जो हैं वो फ्लो करेंगे। यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होती है इट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मेटेलिक कंडक्टर जो होते हैं, मेटल्स जो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, उनकी कंडक्टेंस कम हो जाती है, यानी कि दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। जबकि इस केस के अंदर रिवर्स है, जस्ट रिवर्स है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्शन बढ़ेगा, यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्शन कम होगा। ऑब्वियसली रीज़न पूछा जाएगा ऐसा क्यों होता है, तो भाई यहाँ तो इसलिए होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में क्योंकि जो मेटल के आयंस होते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देते हैं तो इस मेटल आयन को हम क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं, इसको हम कहते हैं कर्नेल। और जब हम टेम्परेचर को रेज करते हैं तो ये जो कर्नेल है ये वाइब्रेट होने लग जाता है, अपनी ही जगह पर वाइब्रेट होने लग जाता है। तो जब हम टेम्परेचर रेज करेंगे तो इसमें वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में बाधा उत्पन्न करेगा। तो उससे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या हो जाएगी, कम, और उसकी वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो बात हुई कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से कम क्यों होती है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, कि यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक तो नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ेंगे, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो है वो ज़्यादा डिसोसिएट होगा, नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ गए, और दूसरा उनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ़ आयंस विल इंक्रीज एज वेल एज देयर स्पीड विल इंक्रीज, दैट्स वाई ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्शन विल इंक्रीज। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी ये। अब उसके बाद में आता है कि चलो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस का कारण कौन था, कर्नेल्स का वाइब्रेशन था। यहाँ भी कोई चीज़ है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में भी कोई ऐसी चीज़ है जो रेजिस्टेंस का काम करती, तो रेजिस्टेंस तो होता ही है। यहाँ रेजिस्टेंस किसके कारण होगा, इंटर आयनिक इंटरेक्शन के कारण। अब आप देखिए सोडियम प्लस और Cl नेगेटिव दोनों के ऊपर क्या है, ऑपोजिट चार्ज है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इंडिपेंडेंटली इनका फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये अट्रैक्शन इसके स्पीड को, आयंस की स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा। और दूसरा क्या आता है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट का क्या मतलब है, गाढ़ापन, यानी कि सोडियम क्लोराइड को हमने जिस सॉल्वेंट में डाला है अगर वो सॉल्वेंट गाढ़ा है तो ऑब्वियसली इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर वो सॉल्वेंट जो है उसकी विस्कोसिटी कम है तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। यानी कि यहाँ पर जो कंडक्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्पीड पे। अगर सॉल्वेंट हमारा हाईली विस्कस है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी, और अगर वो सॉल्वेंट हमारा विस्कोसिटी ज़्यादा है तो आयंस भी कंपैरेटिवली एक दूसरे के क्या होंगे, पास होंगे, ऑपोजिटली चार्ज हैं, तो ऑब्वियसली उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है दो के बारे में, एक इसमें मैंने आपको बताया मेटेलिक कंडक्टर्स और दूसरा मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, दोनों की डेफिनेशन और दोनों के बीच में डिफरेंसेस। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कितने तरह के होते हैं।
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जो होते हैं ये मेनली दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग, और हमने इवन 10th में भी पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो वाटर में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि देखो डेफिनेशन तो इजी है, लेकिन हमें एग्जाम्पल के साथ लर्न करना है। जब तक हमें एग्जाम्पल याद नहीं होंगे तब तक आगे हमारे को जो कंसेप्चुअल और रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे वो हम नहीं कर पाएंगे। देखो इसलिए हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल याद कर लेंगे, उसके अलावा जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो किसके हो जाएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल क्या हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से हम याद कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, प्लस क्या होंगे स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस क्या होंगे सॉल्ट्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट्स, सभी तरह के सॉल्ट्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, तो भाई अब वैसे तो होते हैं कई, लेकिन हमारे लिए 12th तक के लिए इतना ही जानना बहुत होगा कि 3 एसिड होते हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे। कौन कौन से एसिड हैं भाई, एक तो हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, एक इसमें हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक हो गया नाइट्रिक एसिड। ये 3 एसिड क्या हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, बाकी सारे एसिड्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे 12th स्टैंडर्ड तक के लिए। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर कौन आते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं जो फर्स्ट ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड्स जो होंगे। ठीक है, और थोड़ा आप चलो सेकंड ग्रुप के भी ले सकते हो, सेकंड ग्रुप के भी कुछ ले सकते हो, जो हम केवल फर्स्ट ग्रुप ही ले लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। कौन होगा भाई उसमें आपका, जैसे NaOH हो गया, मेनली तो KOH हो गया। ठीक है, आगे भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली तो हम ये 2 ही काम में लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब बताओ सॉल्ट कौन होते हैं भाई, कोई भी कंपाउंड जिसमें H ना हो और OH ना हो। जिसमें H होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक सिंपल, अगर हम एक लेमैन की तरह समझना चाहें तो जिसमें H है वो क्या होगा एसिड, और जिसमें OH है वो क्या होगा बेस, और जिसमें ये दोनों नहीं होंगे वो क्या होंगे सॉल्ट्स। तो सारे के सारे सॉल्ट्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। यानी कि अब हमारे पास में वीक में कैटेगरी में कौन आया, वीक की कैटेगरी में 2 ही चीज़ आई, वीक एसिड एंड वीक बेस। अच्छा, वीक एसिड कौन है, इन तीनों को छोड़ करके बाकी एसिड्स वीक हो जाएंगे, और इन वाले बेसिस को छोड़कर बाकी बेसिस कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, और उनके क्या एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल्स याद रखने बहुत ज़रूरी है हमको। आगे जब आप चैप्टर पढ़ाऊँगी मैं आपको, तो आपको पता लगेगा कि ये एग्जाम्पल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें 2 बेस याद रखने हैं, 3 एसिड याद रखने हैं, और बाकी जितने भी सॉल्ट्स हैं वो ये तीनों किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के नेचर होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फुली डिसोसिएट हो जाएंगे, फुली डिसोसिएट होंगे तो वो ज़्यादा आयन बनाएंगे, ज़्यादा आयन बनाएंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सिंपल था। उसके बाद में साइज ऑफ आयन, कि सपोज करो कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट है, एक HCl है और एक NaCl है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉल्ट दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा,
ये कंडक्टेंस, सॉरी स्ट्रॉन्ग नहीं, कंडक्टेंस किसकी ज़्यादा होगी, HCl की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये कौन से आयन देगा, H प्लस प्लस क्या देगा, Cl नेगेटिव, और ये कौन से आयन देगा, Na प्लस प्लस क्या देगा, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव तो चलो कॉमन हो गया, ये H प्लस आयन दे रहा है, ये Na प्लस आयन दे रहा है। H प्लस का साइज़ छोटा है, Na प्लस का साइज़ बड़ा है, तो ये तो कॉमन सेंस है कि कोई छोटी चीज़ है तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, जो बड़ी चीज़ है उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो ऑब्वियसली अगर साइज़ छोटा है किसी भी आयन का तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अभी मैंने आपको बताया ही था कि अगर जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो कंडक्टेंस कम होगी, क्योंकि आयनों की स्पीड कम हो जाएगी। एक और बात हमें देखनी है कि अगर हमारा सॉल्वेंट ऐसा है जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, अब आपको पता है कि सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, और पोलर भी जो होते हैं उनकी पोलैरिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर है तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl है वो ज़्यादा डिसोसिएट होगा, अगर वो लेस पोलर है तो वो लेस डिसोसिएट होगा, और अगर वो नॉन पोलर है तो भाई वो डिसोसिएट होगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट होगा, इट विल डिपेंड्स कि सॉल्वेंट हमारा पोलर है या नॉन पोलर, और अगर पोलर है तो कितना पोलर है। तो जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतने ही ज़्यादा आयन बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस हो जाएगी। उसके बाद में आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आपने कितना सॉल्यूट मिलाया है, और यहाँ जो सॉल्यूट हम मिलाएंगे वो कौन होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा मिला देते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि एक छोटा सा ग्राउंड है और उसमें 50 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उस रेस लगा रहे हैं, तो वो आपस में टकराएंगे तो उससे उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन एक हमने बड़ा सा स्टेडियम ले लिया, बड़ा सा ग्राउंड है और उसमें वो 50 पार्टिसिपेंट्स भाग रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके बीच में गैप होगा, इंटरआयनिक इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो भाई कंसंट्रेशन बढ़ने से आयंस एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे, उनके बीच का इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, तो उनकी स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कंसंट्रेशन बढ़ने से कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में लास्ट फैक्टर आता है टेम्परेचर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि स्पीड ऑफ आयंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर आयनों की स्पीड बढ़ती है तो उससे कंडक्टेंस बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं जिसमें हम अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली टर्म तो रेजिस्टेंस है, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। ये हम लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं और फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर के 2 एंड्स पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसमें करंट पास करते हैं तो जो उसका रेजिस्टेंस होता है वो R होता है, और R इज़ इक्वल टू E/I होता है। और इसकी जो यूनिट है या तो हम ये कह सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर, या इसको ओम से भी डिनोट करते हैं, OHM ओम से, या इसका एक साइन है इससे डिनोट हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस से बिल्कुल मिलती जुलती टर्म है कंडक्टेंस। इसको हमने R से डिनोट करा, इसको हम G से डिनोट करेंगे। और यदि हम R का रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कंडक्टेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट्स वाई इसकी यूनिट भी रिवर्स हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। इसका ओम है तो इसका क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, या हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं तो ओम इनवर्स, और या फिर हम ओम इनवर्स की जगह पे इनवर्स साइन हटा दें तो इसको महो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। अब हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं और इसको हम रो से डिनोट करते हैं। एक्चुअली ये रो आया कहाँ से, इसी R से आ रहा है। हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, दैट्स वाई वी कैन से दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम रो बोलते हैं, और ये रो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। अगर हमें इसकी यूनिट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे इसकी यूनिट, कि L जो होता है इसकी यूनिट सेंटीमीटर है, A की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, तो वो दोनों एक दूसरे से कट गए, यानी नीचे सेंटीमीटर आ गया, और O की यूनिट क्या R की यूनिट क्या हो गई, ओम, तो ओम इंटू सेंटीमीटर हो गया इसके। या हम इसको वर्ड्स में लिखना चाहें तो OHM ओम इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं।
ठीक है। अब यदि हमें रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे? देखो, किसी भी चीज़ को डिफाइन करना हो तो रो को किसके इक्वल कर दो? आर के इक्वल कर दो। रो आर के इक्वल तब होगा जब एल बाई ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। एल बाई ए इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि लेंथ हम 1 सेंटीमीटर ले लें और एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लें। तो बताओ अब रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर और उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब देखिए, कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का जस्ट ऑपोजिट है, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टिविटी को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। ऐसे ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहेंगे। ठीक है। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको हमने रो से डिनोट करा, इसको हम के से डिनोट करेंगे। कैपा, के का मतलब है कैपा। ठीक है। अब इसको हमें डिफाइन करना है तो हम एक डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन क्या है कि g इज इक्वल टू 1 अपॉन आर है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई जी हो जाएगा। और कैपा यानी कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई के। अब इस फॉर्मूले में हम r की जगह पुट कर देंगे 1 बाई जी और रो की जगह हम पुट कर देंगे 1 बाई के, तो हमारे पास में ये आ जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए। के कौन है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जी कौन है? कंडक्टेंस। एल कौन है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए कौन है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है। अब हम इसको कंडक्टिविटी को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ऐसे कि इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, दूसरा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या करें? के इज इक्वल टू जी कर दें। कैसे करें? जब हम एल बाई ए को क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विच लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। या दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। ऐसा ही अगर हम CGS सिस्टम में कहें, अगर हम SI सिस्टम में कहेंगे तो क्या बोल देंगे? कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विच वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब। ठीक है। यूनिट इसकी क्या आएगी भाई? जी की यूनिट हमने क्या निकाली थी? जी की यूनिट हमने निकाली थी ओम इनवर्स, तो ये ओम इनवर्स आ गया। अच्छा, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया? सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगी। ठीक है। इसको हम महो सेंटीमीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। और देखो, ओम इनवर्स के लिए एक वर्ड है साइमन, तो इसको हम साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। इस तरह से मैंने अब आपको 4 टर्म बता दी हैं। रेजिस्टेंस जिसका रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस, दूसरा रेजिस्टिविटी जिसका रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी। अब हम देख लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा सी इक्विवेलेंट से। ठीक है। सी का मतलब यहाँ पर किससे है? सी का मतलब है एनी गिवन कंसंट्रेशन। ठीक है। तो अगर इसको डिफाइन करना है तो थोड़ी लंबी डेफिनेशन थी, इसलिए मैं आपको लिख के समझा रही हूँ कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ड्यू टू द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर दें तो जितने भी आयन प्रोड्यूस होंगे उन आयनों के कारण जो कंडक्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिज़ोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि 1 नॉर्मल सॉल्यूशन, अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं तो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन का अगर इलेक्ट्रोलाइट ले लें तो उसके कारण जो आयंस प्रोड्यूस होंगे, उसके कारण जो कंडक्टेंस होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलेंगे।
ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं। लैम्डा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एन, एन फॉर क्या हो गया नॉर्मलिटी, एंड के फॉर आपका क्या हो गया कंडक्टिविटी हो गया। जब हम यूनिट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगी इसकी यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओम इनवर्स को हम साइमन भी कह देते हैं, तो इसको बोल देंगे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है भाई, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी समझ में आ गई। नेक्स्ट है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन सिंबल सब किसकी तरह है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की तरह है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में सब स्क्रिप्ट में हमने क्या लगा दिया था, इक्विवेलेंट EQ। इन द सेम वे यहाँ सब स्क्रिप्ट में हम क्या लगा देंगे, M। M का मतलब मोलर कंडक्टिविटी। तो डेफिनेशन अगर हमें देनी है तो बिल्कुल यही चलेगी कि बस 1 ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए अब इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ड्यू टू द आयंस प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन ले लिया हमने। मोलैरिटी की ये डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, यानी मोलैरिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अब जैसे इसका फॉर्मूला किया था हमने, वैसे ही इसका हो जाएगा। लैम्डा सी इक्विवेलेंट लैम्डा CM इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन एन, के इंटू 1000 अपॉन एम, एन फॉर नॉर्मलिटी, एम फॉर मोलैरिटी। ऐसे ही यूनिट भी दोनों की सेम हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ इक्विवेलेंट इनवर्स है, यहाँ क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स आ जाएगा। और ओम इनवर्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, साइमन से, यानी कि S से। ठीक है, तो मैंने आपको ये 7 टर्म्स बताई। एक टर्म मैं आपको बताना भूल गई, वो है सेल कांस्टेंट। देखो इस फॉर्मूले में हमें L/A दिख रहा है, इस L/A की वैल्यू जो है वो हर सेल के लिए कांस्टेंट होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर इनवर्स इन CGS सिस्टम एंड मीटर इनवर्स इन SI सिस्टम। अच्छा, अगर हमें सेल कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो हम कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। ठीक है, L/A जो है वो क्या होगा, इट इज़ द रेशो ऑफ, क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन, इट इज़ द रेशो ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस टू द कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस टू द कंडक्टेंस। या मैंने G की वैल्यू 1/R पुट कर दी तो K इंटू R, यानी इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेल कांस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, हमने करा रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन चारों कंडक्टिविटीज़ पे, चार कौन सी हो गई, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, इन पे डाइल्यूशन का क्या असर पड़ता है। तो पहले तो हम ये समझ लिए डाइल्यूशन का क्या मतलब है। अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पानी मिला देते हैं तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालते हैं तो उससे उस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ जाता है, उससे उसके नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं और उससे उसकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। यानी डाइल्यूशन बढ़ने से, डिसोसिएशन बढ़ने से, नंबर ऑफ आयंस बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ती है। यानी कि कंडक्टेंस यानी G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। उसके बाद में आता है के को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये डाइल्यूशन के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि जब हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। कम होने कैसे होगी, अब देखो ये कम क्यों होगी, इसको हम इसकी डेफिनेशन से समझा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या था के का मतलब कि इट इज़ द के की डेफिनेशन हमने यहाँ से निकाली थी। के की डेफिनेशन क्या निकली थी हमारी यहाँ से कि इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ आयंस ऑफ अ कंडक्टर विच वॉल्यूम इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब से निकाली जाती है। अब देखिए, अगर हमने पानी मिला दिया तो ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं, सपोज करो ये रूम है और इस रूम के अंदर इस रूम का जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है और इसके अंदर 2 आयंस हैं। ठीक है, अब यदि हम इस रूम का ये दीवार तोड़ दें तो बताओ कितने रूम हो जाएंगे, 2 रूम हो जाएंगे और आयंस अभी भी कितने हैं, 2 ही हैं। तो पर सेंटीमीटर क्यूब आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से के भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है,
तो भाई डाइल्यूशन बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ता है, डाइल्यूशन बढ़ने से कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, अब उसके बाद में हमारी दो कंडक्टिविटी रह गई, एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और एक मोलर कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है वो और मोलर कंडक्टिविटी दोनों डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डाइल्यूशन बढ़ेंगी तो ये दोनों भी बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी, तो भाई ये फॉर्मूले से पता लगेगा। अगर इस फॉर्मूले में देखो तो ये के है और ये वाला जो पार्ट है ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर भी ये के है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को। तो हम ये कह सकते हैं कि लैम्डा सी एम जो है वो भी के इंटू वी होता है और लैम्डा सी इक्विवेलेंट भी के इंटू वी होता है। ठीक है, वी फॉर वॉल्यूम एंड के फॉर कंडक्टिविटी। अब देखिए, अगर हमने डाइल्यूशन बढ़ाया तो कंडक्टिविटी तो कम हो गई, लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ गया। यानी डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का एक फैक्टर तो कम हो रहा है और दूसरा फैक्टर बढ़ रहा है। लेकिन क्या है कि डिक्रीज इन कंडक्टिविटी इज लेस देन इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होगा और कंडक्टिविटी कम डिक्रीज होगी। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा कि डाइल्यूशन बढ़ने से मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ गई और डाइल्यूशन बढ़ने से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ बताया यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो है आपके रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और ये सब छोटी छोटी कुछ टर्म्स थी वो समझाई। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इनके न्यूमेरिकल समझाऊंगी और ये चैप्टर आगे समझाऊंगी। ठीक है, आई होप आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।